कहानी राख, ईसाचारम, ग्रीन टाइगर्स। मैं गर्मियों की तातीलात खत्म होने से 4-5 दिन पहले ही कॉलेज वापस आ गया। जो कुछ मैंने छुट्टियों में जाते हुए, छुट्टियों के दौरान जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, उससे मेरी ज़हनी हालत कुछ अजीब सी हो गई थी। मुझे लग रहा था कि हमारे लोग ज़मीन को बर्बाद करते हैं। मैं ऑलमोस्ट एक डिप्रेशन की कैफियत में, न खाना खाने का दिल करता, मुश्किल से माँ जी कुछ खिलाती। बहरहाल मैं कॉलेज वापस पहुंचा। अभी तक फैमिली मैन जो प्रोफेसर साहबान थे, उनके अलावा एक आधी कोई प्रोफेसर वापस आए थे। मैं जाते ही हेड साहब से मिला ताकि अपना कमरा शमरा खुलवा सकूं। हेड साहब मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। कहते हैं, प्रोफेसर क्या हुआ आपको? मैंने कहा कुछ नहीं, हल्का सा बुखार हो गया। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं प्रोफेसर साहब को भी परेशान करूं, पर प्रोफेसर हेड साहब ये जल्दी से मेरे कमरे में लेके गए। नायब कासिद को बुलवाया, उसे कहा कि जल्दी से कैंटीन से जूस वगैरह लेके आओ। नायब कासिद कुछ जूस वगैरह लेके आया। मैंने जूस पिया और लेट गया। हेटलर साहब ने कहा कि आप मुझे आराम करें, फिर मैं देखता हूँ कि क्या किया जाए। हेटलर साहब बाहर चले गए। तकरीबन 1 घंटे के बाद ब्रिगेड के मेजर सोहेल और उनका एक मामन सिविल कपड़ों में मेरे पास आ गए। हेटलर साहब ने कहा उनको मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही परेशान कौन सूरत हाल बता दी। डॉक्टर साहब ने मुझे चेक किया, ब्लड प्रेशर, शुगर और बाकी अलामत। कहते प्रोफेसर साहब सही बताइए, क्या कोई आपको ज़हनी टेंशन है, कुछ क्या मसला है? क्योंकि आपकी जो अलामत है वो शदीद डिप्रेशन वाली अलामत है। मैं फिलहाल उनको नहीं बताना चाह रहा था। मैंने कहा नहीं, कुछ फैमिली में मसले थे, वालदा भी कुछ ज़्यादा बीमार हैं आजकल, तो इस वजह से परेशानी से शायद कुछ हुआ हो और भूख भी नहीं लग रही। डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ लिखी और डॉक्टर साहब को कहा कि ये दवाइयाँ आप मंगवा लीजिए। 1-2 दवाइयाँ मैं मेरे पास हैं, ताकत की, वही मैं दे रहा हूँ, लेकिन इनको मुकम्मल रेस्ट दें। 3-4 दिन तक इनको बाकायदगी से अदवायात खिलाएं, उसके बाद मैं इंशाल्लाह का चक्कर लगा लूँगा। डॉक्टर साहब ने जो अदवायात दी, सुकून आवृत्ति जो भी, उनसे काफ़ी मेरी तबीयत बेहतर हो गई। तीसरे दिन मेरी तबीयत काफ़ी संभल चुकी थी। जो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ मंगानी थी वो भी डॉक्टर साहब ने मंगा के दे दी थी। मैं डॉक्टर साहब से कहा मैं ज़रा नंबरदार साहब से मिलने जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने शदीद मुखालफत की। कहते हैं, प्रोफेसर जब आप ठीक हो जाएंगे चले जाइएगा, अभी आप इस ज़हनी और जिस्मानी हालत ऐसी नहीं है कि आप चाहें। लेकिन मेरी ज़िद के आगे मजबूर हो गए और उन्होंने नायब कासिद को कहा कि आप मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ और प्रोफेसर साहब को नंबरदार साहब के हवेली में ले जाए।
हमारे कॉलेज से नंबरदार साहब की हवेली का फासला 10-12 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ये मोटर बाइक में 10-15 मिनट में आराम से क्या, बल्कि बाद बातों से भी कम टाइम लगता है। नायब कासिद मुझे हवेली में छोड़कर वापस आ गया, क्योंकि अभी हवेली में हमारा आना जाना था, तो मुलाजमीन भी मैं पहचान गए थे। एक मुलाजिम जिसका नाम गालिबन बशीर था, वो मुझे मेहमान खाने में ले गया और बिठा दिया। थोड़ी देर बाद नंबरदार साहब तशरीफ लाए। मुझे देखकर उनके चेहरे पर शदीद परेशानी के असरात आए। बड़ी साहब ये क्या हुआ आपको? और बशीर को कहा कि कुछ फ्रूट और जूस का बंदोबस्त करे। मुझसे कुछ बोला नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद बशीर कुछ फ्रूट और जूस वगैरह लेके आया, जो मुश्किल तमाम मैंने थोड़ा ही खाया था। जाने क्या हुआ कि मैं बच्चों की तरह फूट फूट के रोने लगा। नंबरदार साहब ने मेरे सर पे हाथ रखा, कहते नहीं प्रोफेसर, आप तो बहादुर आदमी हैं, भट्टी हैं, अब्दुल्ला भट्टी और मेजर अजीज भट्टी, तो आप भी तो बहादुर हैं। उन्होंने बशीर को कहा कि मुझे सोफे पे ही लिटा दे। बशीर ने मुझे मदद करके सोफे पे लिटा दिया और मेरे शूज उतार दिए। इस तरह फूट फूट के रोने से एक फ़ायदा ये हुआ कि दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ, तो मैं अनुभूति में चला गया। नंबरदार साहब ने देखा कि मैं ऑलमोस्ट सो रहा हूं, तो उन्होंने बशीर को कुछ इशारा किया और खुद चले गए। मेरी आंख कोई 1 घंटे तक खुली, तो मैंने देखा कि बशीर वही ज़मीन पे बैठा हुआ था। प्रोफेसर नंबरदार साहब ने फरमाया था कि जब आपको होश आए तो मैं, मतलब आप जागें तो मैं उनको बुला लूँ। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है, मैं उनको बुला लूँ? मैंने कहा ठीक है बशीर भाई, आप उनको बुलवा लीजिए। बशीर चला गया। आधे घंटे बाद नंबरदार साहब तशरीफ लाए। भाई मेरी तबीयत संभली हुई देख के थोड़े खुश हुए। कहने लगे प्रोफेसर आपने तो ट्राई दिया था, आप इस कदर कमज़ोर हुए हैं, आपकी आंखों के गिर्द हल्के, रंग काला, आंखें आपकी सफ़ेद लग रही हैं, जैसे खून ही ना हो। मुझे बताइए क्या बात है? आप मुझे बड़ा भाई समझ लें, आप मुझे अपने वालिद की जगह समझ लें, लेकिन मुझे बताइए। मैं एक दफा फिर खुद पे काबू ना रख सका। थोड़ी देर रोने के बाद मैंने तातीलात पे जाने से लेके खालाजाद के घर जाना, वहाँ के फाख्ताओं और खेतों के लियानों और नदी का, और उसके अलावा जो जो कुछ मैंने पढ़ा और देखा वो सब उनके बोझदार कर दिया। वो
नंबरदार साहब कहने लगे कि बच्चे ये तो एक बहुत बड़ा कौमी मामला है, हम इसमें क्या कर सकते हैं? 2-4 बंदों को समझा सकते हैं, और वो भी आपने देखा है जिसको भी हम समझाते हैं कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। मैंने कहा नंबरदार साहब, हमारे मजहब में हुक्म है कि अगर कोई बुराई या गुनाह होते हुए देखो तो उसको अपने हाथों से रोको। अगर इतनी ताकत नहीं रखते हो तो जुबान से उसको बुरा भला कहो, और अगर उतनी भी ताकत नहीं है तो उसे दिल में बुरा जानो। ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो आप क्या चाहते हैं नंबरदार साहब? नंबरदार साहब, मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इससे पहले कि ये नासमझ लोग हमारी धरती माँ को बिल्कुल ही बंजर और नाकारा कर, हमारे बंदों को मार दें। तो इसका हम ये कर सकते हैं प्रोफेसर कि हम एक आगे मुहिम चलाएं, लोगों को बताएं कि आपके लिए ये बुरा है, ताकि वो उन चीज़ों को छोड़ दें। मैं इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड देने को तैयार। मुझे नंबरदार साहब की साथ के लिए प्यार आ गया। मैंने कहा चौधरी साहब, अगर समझाने से ये कौम मानने वाली होती तो इतने बहुत सारे बरसों में कुछ ना कुछ तो बेहतरी आई होती। अल्लाह ताला का कुरान मौजूद है, नबी के फरमात मौजूद हैं, बुजुर्गों की हिदायत मौजूद। अगर इनको इस पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा तो आपकी आगाही मुहिम का कुछ नहीं हो सकता। चलो ठीक है। नंबरदार साहब जैसे हथियार डालते हुए बोले, आप बताइए। मैंने कहा मैं कुछ अमली इक़दाम करना चाहता हूँ जिनसे जहाँ तक मुमकिन हो मैं ज़मीन के खिलाफ जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको बतौर ताकत रोको। नंबरदार साहब कहने लगे ठीक है। नंबरदार साहब कहने लगे कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी हम कोई नया रकबा बात करते हैं, कोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास अफरादी क़ुव्वत, फिर हमारे पास फंड्स, और फिर सबसे अहम चीज़ कि उन चीज़ों के बारे में हमारी मालूमात और तजर्बा। अफरादी क़ुव्वत में अभी तक मुझे आप अकेले ही नज़र आ रहे हैं। आप किस तरह लोगों को अपने साथ मिलाएंगे, आपका फंड कहाँ से आएंगे, और आप क्या तरीकाकार अपनाएंगे, इस पे गौर कीजिए। मैं भी करता हूँ, तो देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई बेहतर रास्ते की तरफ रहनुमाई फरमाए। मैंने इस बात में सारे लाया। मैंने कहा ठीक है, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखिए, क्योंकि मुझे आप पे बहुत भरोसा है, क्योंकि आप ज़मीन से प्यार करने वाले ज़मींदार हैं। चौधरी साहब की गाड़ी मुझे थोड़ी देर बाद कॉलेज वापस छोड़ी। मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने चौधरी साहब की बातों पे गौर किया। वाकई मैंने इस पहलू पर तो गौर ही नहीं किया। मैं तो जज्बाती तौर पे
कि हम ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। मैंने ठंडे दिल से सोचना शुरू किया। और मैं ना जाने क्यों यह करना बोला वो यह करना सही नहीं वेट करने लगा। 1-2 दिन सोचने के बाद मुझे कुछ कुछ समझ आना शुरू हुआ। सबसे पहले उन सारी गलतियों की निशानदेही जो हो रही हैं, उसके बाद अपराधी को और फंड्स। लेकिन मुझे अब यकीन हो चला था कि अल्लाह ताला जरूर हिदायत फरमाए। अगले दिन मैं क्लास में गया, क्योंकि अभी तकरीबन सारी क्लासेस नई थी, तो ज़्यादातर बामी तारफ़ और छोटी मोटी गपशप के अलावा पहले 1-2 दिन में और कुछ भी नहीं हुआ। मैं पहली क्लास में जाकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी अच्छी तादाद में तालिब इल्म मौजूद थे, जबकि पिछले सेशन में जो हमने देखा था वो कम स्टूडेंट्स थे। जब उनसे तारफ़ हुआ, नंबर्स वगैरह पता चले, तो वो भी एक खुशगवार हुई कि उनके जनरली बहुत अच्छे नंबर। मेरे जहन में बिजली की तरह ख्याल घूमा। मैंने कहा कि इनसे भी इनपुट लेते हैं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। मैंने उन्हें कहा कि बच्चों, आप देख रहे हो कि हमारे मुल्क में समाजी बुराइयां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। जैसा कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, सीवरेज की गंदे पानी से खेतों को सराब करना, नदी नालों से मछलियों को बारूद या बिजली के साथ मारना, जिससे बड़ी मछलियां तो मरती हैं, हज़ारों की तादाद में बच्चे जिनको पूम कहते हैं वो मर जाते हैं। फिर यूरिया से दूध बनाना, गधों और कुत्तों का गोश्त रोक करना, कॉलोनियों का पानी सीवरेज में डालना, सीवरेज के साफ पानी के नालों वगैरह में डालना। बच्चों को खुशगवार रहती है कि आते ही केमिस्ट्री के फार्मूलों के अलावा कोई और बात हो रही है। मैंने कहा आप सारे सोचें, सबसे पहले ये सोचें कि क्या क्या मसाइल हैं, और वो आप अपने अपने डायरी में या अपनी कॉपी में नोट करें। तो हम 3-4 दिन बाद फिर देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। मैं उनको ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि मैं कोई इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ। बहरहाल मैं छुट्टी के बाद अपने कमरे में गया। नैब कासिद मेरे लिए कैंटीन से खाना ले आया था। मैंने उसे कहा कि खाने के बाद आप 3-4 चार्ट पेपर्स, कुछ वाइट वाले, कुछ कलर्ड मोटे वाले मार्कर्स, कुछ फुट स्केल पेंसिल्स, एक अच्छा सा ज्योमेट्री बॉक्स, ये ले आएगा। उसने अपने पास सारी चीज़ें नोट कर ली। खाना खाने के बाद मैं नमाज पढ़ी और थोड़ी देर आराम करने लेट गया। दोपहर के बाद नायब कासिद, जिसका नाम अब्दुल रब था, सारी चीज़ें कैंटीन से ले आया और बिल मुझे पकड़ा दिया। मैंने उसकी पेमेंट कर दी। मेरा इरादा यह था कि मैं 2-3 स्टेप्स में काम करूं। सबसे पहले प्रॉब्लम्स,
उसके बाद मुमकिन सॉल्यूशंस का एक चार्ट, उसके बाद वसाइल जिनकी ज़रूरत होगी, और चौथी माहिरीन या एक्सपर्ट लोगों का ताउन। मैं जब भी कोई चीज़ ध्यान में आती मैं चार्ट पे दर्ज करता जाता। तीसरे दिन मैंने बच्चों से भी इनपुट ली। तकरीबन हफ्ते बाद मेरे पास अच्छी भली एक प्रेजेंटेशन तैयार हो गई। मैं चाह रहा था कि मैं अपने बरदार साहब के पास जाके उनको ये सारी चीज़ें बताऊं। मैंने एडिटर साहब से रिक्वेस्ट की है मैं बरदार साहब के घर जाना चाहता हूँ, तो अगर काइंडली मोटरसाइकिल मरम्मत फरमा। उन्होंने बहू जी चाबी जेब से निकाल के दी और अफजल आपको आवाज़ दी कि प्रोफेसर साहब को हवेली छोड़ो। मैंने अपने चार्ट्स, पेंसिल्स, बाकी चीज़ें उठाई और नंबरदार साहब की हवेली रवाना हो गए। अब तो मुझे हवेली छोड़ के वापस आ गए। असफ़ साबक बशीर मुझे मेहमान खाने ले गया। थोड़ी देर तक नंबरदार साहब तशरीफ लाए। मेरी तबीयत अब काफ़ी समझ चुकी थी, क्योंकि मुझे ये समझ आ गई थी परेशान होने से तो कुछ नहीं होना, कुछ अमली की तमात करेंगे तो कुछ होगा। बहरहाल नंबरदार साहब मुझे देख के बहुत खुश हुए कि माशाल्लाह भी आपकी सेहत पहले से बेहतर लग रही है। मैंने बताया कि इस तरह डॉक्टर साहब ने दवायात वगैरह भी दी थी, तो क्या प्लान बना। मैंने कहा मैं जब आपके थोड़ा फारग टाइम हो तो मैं आपका कोई 1 घंटा लेना चाहूँगा, मैं आपको कोई प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। नंबरदार साहब मुस्कुरा दिए। मैंने कोई 1 घंटा लगाकर जब प्रेजेंटेशन दी तो नंबरदार साहब बहुत खुश हो गए। कहते ये तो बहुत शानदार काम। कहते मेरी तरफ से भी खुशखबरी सुने, मैंने आपकी कुछ मैन पावर और कुछ फंड का बंदोबस्त किया है। मैन पावर में 3 मेरे अपने जो फैमिली के साथी मुहाफ़िज़ लड़के हैं, वो 1 डबल कैबिन, 1 ट्रैक्टर और 2 और अफराद जिनका मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी आप रिलैक्स कीजिए। आज कुछ लोग मुझे मिलने के लिए आने वाले हैं, कल या परसों इंशाल्लाह हम पे तफसील में बात करेंगे। मैं वापस हॉस्टल आ गया। मैं चाहता था कि मैं 2-3 दिन अपने प्लान में जो चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो कर लूँ, उसके बाद फिर आराम से एक दफ़ा जाकर
नंबरदार साहब से बातचीत की है। मेरा तरीकाकार ये था कि मैं कमरे में जब भी कोई चीज़ ध्यान में आती मैं अपने चार्ट पे लिख लेता। ईया का नाबुद व इय्याका नस्तईन का विर्द तो मैंने मामूल बना लिया। इसके अलावा मेरे ध्यान में आया कि मैं छुट्टी के लिए भी बात करूं। मैंने प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे तकरीबन 1 साल की छुट्टी चाहिए, तो वो शदीद नाराज़ हुए। हालांकि वो बहुत नरम दिल इंसान है। उन्होंने कहा जुमा 8 दिन हुए आपको सर्विस ज्वाइन किए हुए और अभी से आप साल की छुट्टी मांग रहे हैं, आप इस्तीफ़ा दे दें तो ये बेहतर है, 1 साल की छुट्टी तो नामुमकिन है। मैंने कहा मेरी वालदा बहुत सख्त बीमार है और उनको मुख्तलिफ सर्जरीज वगैरह की ज़रूरत है जो मेरे अलावा वहाँ पे कोई नहीं करवा सकता, तो मुझे छुट्टी की सख्त ज़रूरत है। फिर मैंने चांडिया साहब से भी सिफारिश कराई, हेड क्लर्क साहब से भी, लेकिन प्रिंसिपल साहब टस से मस न हुए। मैं अपने प्लान के मुताबिक चीज़ें नोट करता गया, इस्तिखारा भी करता गया। फिर एक दिन मुझे ख्वाब आया। क्या देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ है, बिल्कुल काले रंग का, और उस पर काले ही रंग में मलबूस बहुत सारे लोग सवार हैं, और उसके ऊपर लिखा हुआ है न्यूक्लियर वेस्ट। उसके थोड़े ही फासले पे 15-20 छोटी छोटी कश्तियाँ खड़ी हैं जो सब्ज रंग की हैं, और उन पे मलबूस जो लोग हैं उन्होंने भी सब्ज रंग के कस्ट्यूम्स पहने हुए हैं, और ऊपर ग्रीन पीस लिखा हुआ है। उन्होंने बैनर्स उठाए हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है गो बैक, डोंट किल द एक्वेटिक लाइफ। वो बैनर्स उठाए आराम से खड़े हैं और जहाज वहां पे रुका हुआ है। मेरी आंख खुल जाती है। मुझे लगा कि मेरे इस्तिखारा का जवाब आ गया है। अब मेरे ज़हन में आया कि हम जो काम कर रहे हैं वो भी तो इससे मिलता जुलता है। ज़मीन सब्ज होगी तो जिंदा रहेगी। तो एक सब्जा और दूसरा कोई ताकत का निशान। मैं सोचता रहा लेकिन कोई चीज मेरे जहन में ना आई। शाम को अफजल अब चाय लेकर आया तो मैंने वैसे ही उसे पूछा। मैंने कहा अफजल अब ये बताओ कि किसी हिफाजत के लिए आप ताकत का क्या निशान समझते होना चाहिए। वो मेरी बात नहीं समझा। मैंने कहा जैसे तुम्हारा घर है तो तुम हिफाजत के लिए क्या चीज रखना पसंद करोगे। कहता जी एक बंदूक या एक कुत्ता। मैंने कहा इससे कोई बड़ा और खूबसूरत कोई चीज, या कहते इससे बड़ा तो शेर या चीता। मैं खुश हो गया। ग्रीन और साथ टाइगर्स। तो हमारी तंजीम का नाम होगा ग्रीन टाइगर्स। आज 3 दिन हो गए थे। इसी दौरान बशीर ड्राइवर मुझे लेने के लिए आ गया। मैं जब हवेली पहुंचा तो बशीर मुझे मेहमान खाने ले गया। वहां पर नंबरदार साहब के साथ 2 बहुत खूबरू और स्मार्ट नौजवान बैठे हुए थे। नंबरदार साहब मुझे बहुत पुरसपाक तरीके से मिले और
तारफ़ कराते हुए बोले कि ये मेरे भतीजे हैं, मेरे छोटे भाई चौधरी मोहम्मद हुसैन मरहूम के बेटे हैं तो ये चौधरी, लेकिन इनके शौक़ मुख्तलिफ हैं। ये बड़ा चौधरी सईद, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है। हर वक्त जंगलों बियाबानों में जाकर दरख्तों की, परिंदों की और जानवरों की तस्वीरें बनाता है। और ये दूसरा, इसको घूमने फिरने का शौक़ है और ये दुनिया के पता नहीं कितने मुल्क फिर चुका है, लेकिन जब भी अपने शुमाली इलाकों में जाता है तो बहुत खुश होता है। मैंने दोनों से हाथ मिलाया, उन्होंने भी बड़े गर्मजोशी से मुसाफा किया। तो सईद बोले, हमें ताया जी ने आपके बारे में बहुत तफसील से बताया और हम बहुत खुश हुए हैं कि आप जैसे लोग भी मौजूद हैं कि जो अपने मुस्तकबिल को, अपनी नौकरी को दांव पे लगाकर इस तरह का काम करना चाह रहे हैं। मैंने कहा ये अल्लाह ताला की तरफ से है, मैं क्या और मेरी बिसात क्या, बस अल्लाह ताला ने मेरे दिल में डाला है कि अगर मैं कुछ इसमें हिस्सा डाल सकता हूँ तो डालूँ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर बुराई को ताकत से रोक सकते हो तो रोको। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जिस कदर बुराई को रोक सकता हूँ रोकूं। नंबरदार साहब बोले, आपकी दूसरी खुशखबरी है कि आपकी टीम तकरीबन मुकम्मल है। 2 चौधरी साहबान, 3 जो बंदे मैंने आपको बताए थे जो हमारे फैमिली के ज़ाती मावज़ीन में, और 2 और लड़के, एक डबल कैबिन का ड्राइवर और एक ट्रैक्टर का ड्राइवर, एक ट्राली, ट्रैक्टर ट्राली और एक डबल कैबिन फ़िलहाल मैं आपको दे रहा हूँ। बाद में ज़रूरत हुई तो और भी इंतज़ाम कर दिया जाएगा। इनिशियल तौर पे हम चौधरी सईद को अकाउंट अफसर बनाते हैं, जिसमें आपके ग्रीन टाइगर्स के लिए फंड इकट्ठे किए जाएंगे। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से 1 करोड़ रुपया देता हूँ। चौधरी सईद और चौधरी वकास ने भी कहा है कि ये 1-1 करोड़ रुपया देंगे। इसके बाद जब रकम की ज़रूरत हुई तो वक़्तन फ़वक़्तन उसका इंतज़ाम कर लिया जाएगा। मैंने नंबरदार साहब से कहा, मैंने कहा ये सारी बातें सही हैं, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा तशवीशनाक है वो ये है कि प्रिंसिपल साहब किसी तौर पे भी मेरी छुट्टी की बात नहीं सुन रही। नंबरदार साहब मुस्कुरा दी, कहते हैं मैं बात करता हूँ। उन्होंने बशीर को कहा कि जाओ प्रिंसिपल साहब को कहो की तरह हवेली तशरीफ लाएं, हम इकट्ठे चाय पिएंगे। मैंने कहा कि इस तरह बुरा लगेगा तो चौधरी वकास या चौधरी सईद और मैं साथ चले जाते हैं। नंबरदार साहब ने कहा ठीक है। चौधरी सईद मेरे साथ चले गए। हम लोग कॉलेज गए, प्रिंसिपल साहब के घर में जाके इतला कराई कि नंबरदार साहब आपको चाय पे बुला रहे हैं, लेकिन शायद प्रिंसिपल साहब की तबीयत नासाज थी। उन्होंने कहा कि मैं कल या परसों हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम लोग वापस चले गए और नंबरदार साहब को बता दिया। चौधरी सईद ने मुझे कहा कि हम
पहले एक प्लान बनाते हैं, फिर उसमें हम जो छोटी मोटी बातें होंगी उनको तय करेंगे, और तीसरा फिर एग्जीक्यूशन फेज होगा। मैंने कहा कि क्यों ना मैं आपको जो एक प्रेजेंटेशन मैंने नंबरदार साहब को दी है वो मैं आपको भी दे दूं, ताकि हम सारे एक ही पेज पर आ जाए। चौधरी सईद ने अखबार में सारे ला दी। मैंने कहा कल इंशाल्लाह हम दोपहर को फिर यहाँ इकट्ठे होंगे। मैं हवेली से चला आया। मुझे छुट्टी के अलावा अब कोई तशवीश नहीं थी। जिस तरीके से नंबरदार साहब कोऑपरेट कर रहे थे, मैं तो इसको गैबी मजाक समझ रहा। दूसरे दिन बशीर प्रिंसिपल साहब को लेने आया और मुझे भी साथ ले लिया। मेरे पास इतने ज़्यादा कागजात देखकर प्रिंसिपल साहब बोले कि ये क्या है। मैंने कहा मेरा एक कज़न ज़िले की यूनिवर्सिटी में MSc कर रहा है, तो उसका एक थीसिस है सेव द अर्थ, तो मैं उसकी मदद के लिए कुछ मालूमात इकट्ठी कर रहा हूँ। प्रिंसिपल साहब मुतमिन हो गए। नंबरदार साहब के घर में आज प्रेजेंटेशन नहीं दे सका, क्योंकि मैं प्रिंसिपल साहब की मौजूदगी में ऐसा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उनको शक भी हो सकता था कि शायद मैं छुट्टी इस सिलसिले में दे रहा हूँ। पर मैंने कागजात नंबरदार साहब की हवेली में छोड़े और चाय वगैरह पी कर हम लोग वापस आ गए। प्रिंसिपल साहब और चौधरी साहब ने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की कि प्रोफेसर की वालदा वाकई शदीद बीमार है और उनकी देखभाल के लिए इनसे बेहतर कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। मगर प्रिंसिपल साहब 6 माह की छुट्टी भिजवाने के लिए राज़ी हो गए, लेकिन उन्होंने नंबरदार साहब को कहा कि मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहब हैं वो छुट्टी के हक़ में कतई नहीं। वो 1-2 माह की छुट्टी में भी इस कदर सीख पा होते हैं, तो एक नए उस्ताद को 6 माह की छुट्टी देना शायद मुश्किल हो। नंबरदार साहब मुस्कुराते कहते हैं आप दरख्वास्त भिजवाएं, कुछ कर लेते हैं। हस्बत तो को एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर वापस आ गई और कहा कि 1 महीने की छुट्टी दी जा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। नंबरदार साहब ने कहा कि अब घी को टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। नंबरदार साहब ने इलाके के MPA को फ़ोन किया। वो MPA भी नंबरदार साहब का दूर पार का रिश्तेदार था। उसको सारी सिचुएशन बताई तो MPA ने कहा ठीक है, मैं DEO से बात कर लेता हूँ। MPA साहब अपनी बात के पक्के थे, क्योंकि तीसरे चौथे दिन ही मेरी 6 महीने की छुट्टी सेंक्शन होकर आ गई। लेकिन
विद ऑफ पे। मैंने खुशखबरी नंबरदार साहब को सुनाई तो कहने लगे तुम्हारी कितनी तनख्वाह है? मैंने कहा 51,000। कहते हैं इसका मतलब तुम्हें अभी 25,500 मिलेगी। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं बाकी 25,500 तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाया करेगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं किसी सूरत में भी आपसे। कहते तुम मेरे बच्चों की जगह हो, तुम्हारी एक नौकरी लगी हुई है, तो क्यों चाहते हो तुम्हारे घर वालों को किसी को भी इस बारे में शक हो? मुझे समझ ना आया कि मैं नंबरदार साहब को क्या जवाब दूं। बहरहाल उसके बाद हमारा काम फास्ट ट्रैक पे शुरू हो गया। सबसे पहले हमने टारगेट सिलेक्शन पे बहस की कि सबसे पहले किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। मुझे यूँ लग रहा था कि हमारी आपस में ज़्यादातर बातचीत से नंबरदार साहब कुछ खफा से लग रहे थे। वो एक दिन बोले अच्छा आप लोग करें, मैं तो जाता हूँ, आराम करता हूँ। मैंने कहा नहीं, आप तो नहीं होंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? कहते हैं नहीं, मैं बूढ़ा आदमी, मेरा क्या काम। मैंने कहा नहीं, आप हमारी तंजीम ग्रीन टाइगर के सरपरस्ती आला हैं। हम जो भी काम करेंगे जब तक आपकी अप्रूवल नहीं होगी हम एक कदम नहीं उठाएंगे। नंबरदार साहब खुश हो गए। हमने तमाम तर डिस्कशन के बाद इस नतीजे पहुंचे कि सबसे पहले हमें उन सब्जियों के बागात पे फोकस करना चाहिए जिनमें सीवरेज का पानी इस्तेमाल होता है, और वो भी जो हमारे शहर के नज़दीक है। इस डिसीजन के बाद हमने खेतों की रेकी शुरू कर दी। चौधरी सईद बताते खुद साथ जाते, लेकिन हमने एक चीज़ इंश्योर की। हमने कहा कहीं हमारी छोटी मोटी गलती से अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारी सारी एफर्ट ज़ाया चली जाएगी। इसलिए जहाँ भी हम जाते कोई ऐसा हैट पहन के जिसमें हमारा चेहरे के खुदवार ज़ाहिर ना हो, ग्लव्स प्लास्टिक के या इस तरह के हम ज़रूर पहन के रखते थे। हमने जब खेतों की रेकी की तो फैसला किया कि पहला ऑपरेशन हम 6 सितंबर को करेंगे, क्योंकि ये भी तो एक तरह का यौम दफाई है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को बचाने के लिए कर रहे हैं। 6 सितंबर का हमारा पहला ऑपरेशन थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि पहले जो भी चीज़ होती है उसमें मुश्किलात आती हैं। हमने ये चेक कर लिया था कि सुबह के टाइम पे इनमें गाहकों का बहुत रश होता है और फिर दोपहर के बाद, लेकिन जोर के टाइम पे गर्मी की वजह से या शायद तजारती जो ज़रूरियात हैं लोगों की उनकी वजह से रश ज़्यादा नहीं होता। इसलिए हमने पहला ऑपरेशन दिन के टाइम पे किया। हम जोर की नमाज पढ़कर पहुंच गए। खेत पे जो डेरा बना हुआ था उसमें 3-4 मुलाजिम भी बैठे हुए थे। हमें कोई मालिक या कोई गाहक वगैरह नजर नहीं आया। उनके पास कुछ तराजू, कुछ छुरियाँ, टोके
और एक गला पैसों का पड़ा हुआ था। हमने एहतियातन मास्क चढ़ा लिए थे। हमने उन्हें कहा कि हम महकमा सेहत की तरफ से आए हैं, हमें पता चला है कि आप यहाँ गंदा पानी इस्तेमाल करके सब्जियां उगाते हैं। उन्होंने कहा जी ये तो चौधरी साहब का खेत है, हम तो मुलाजम हैं। हमने उन मुलाजमीन को हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे एक कमरे में बंद कर दिया। बाहर खेतों में आने के लिए जो एक उन्होंने गेट बनाया हुआ था उसको भी अंदर से बंद कर दिया। तमाम सब्जियां और पौधे वगैरह तल्फ करते हुए हमें तकरीबन 3 घंटे लग गए। ज़्यादातर सब्जियां हमने वहीं तल्फ कर दी, लेकिन जो ऐसी थी जिनको वहाँ पे तल्फ करना मुश्किल था उनको अपने ट्राली में लोड कर लिया। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने कुछ इस तरह बनाया हुआ था कि सीवरेज लाइन जहाँ से आ रही थी वहाँ आगे एक राह टाइप बनाया हुआ था जिसमें पानी आता और वहाँ से वो पानी आगे सब्जियों को दिया जाता। हमने वो स्ट्रक्चर जिस हद तक मुमकिन था उसको तबाह किया। लकड़ी का जितना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ पुल बने हुए थे जो छोटे छोटे नालों के ऊपर बने हुए थे, उन पे भी हमने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। ये सारा काम करने के बाद हमने डेरे के मुलाजमीन को कमरे से बाहर निकाला और उन्होंने कहा कि अपने मालिकों को बताना कि महकमा सेहत के लोग थे और दोबारा अगर ये किया तो सब्जियां तल्फ करने के अलावा हर एकड़ पे 5 लाख रुपये जुर्माना भी होगा। मुलाजमीन शदीद डरे हुए थे। उन्होंने कहा ठीक है जी हम बता देंगे। ये हमारा पहला कामयाब ऑपरेशन था। हमने वापस आके नंबरदार साहब को ऑपरेशन की तमाम तफसीलात बताई तो वो बहुत खुश हुए। इसके बाद हमने दूसरा ऑपरेशन 11 सितंबर को रखा। ये भी एक दिन हमारी तारीख का ऐसा दिन है जो बाज़ औक़ात हमें दुखी कर जाता है। दूसरा ऑपरेशन भी हमारा पहले ऑपरेशन की तरह ही कामयाब रहा। तकरीबन 2 महीने के अरसे में हमने जो अपना टारगेट रखा हुआ था कि हमने 7 सब्जियों के बागात तबाह करने हैं, वो हमने कर दिया। इसके बाद हमारा अगला फेज शुरू हुआ जिसमें हमने भैंसों को लगने वाले टीकों की दुकानें या जो सप्लाई करने वाले लोग थे उनकी सहूलियात तबाह करनी थी। उसकी भी हमने रैकी मुकम्मल कर ली थी, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो लड़के थे वो सारे इन चीज़ों को जानते थे, तो हमें किसी किस्म की दिक्कत नहीं हुई। हमारा पहला ऑपरेशन नहायत कामयाब रहा। इसमें हमने बाड़ों के साथ बने हुए छोटे छोटे 7 ऐसे स्टोर तबाह किए जिसमें भैंसों को लगाने वाले टीकों के अलावा और भी मुख्तलिफ नाजायज़ अदवायात की खरीद फरोख्त होती। हमने साथ के साथ स्टोरों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया।
उसके कुछ दिन बाद हमने इसी ऑपरेशन का दूसरा फेज़ करना था, क्योंकि हमारा अंदाज़ा था कि हम 20 से 30 इस तरह के सेटअप्स तबाह कर दें तो कम से कम हमारी तहसील की हद तक, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ज़िले की हद तक, इन लोगों के लिए काफ़ी बड़ा धचका होगा। लेकिन दूसरी रेकी के नतीजे में हमें पता चला कि लोग बहुत अलर्ट हो गए हैं। तकरीबन हर एक छोटे बड़े स्टोर पे कोई मुहाफ़िज़ या इलाके में कोई पुलिस वाला मौजूद था। लेकिन हमारे रेकी वाले जानों ने कमाल महारत से तकरीबन ऐसे 10 स्टोर ढूंढ लिए, हालांकि वो कुछ ज़्यादा फासले पर थे। उन्होंने आकर हमें बताया कि इस तरह कुछ 10 स्टोर ऐसे हैं कि जिनको हम अभी हदफ बना सकते हैं। हमने नंबरदार साहब से इजाज़त ली और 2-3 दिन बाद ऑपरेशन का दूसरा हिस्सा मुकम्मल कर लिया। इस तरह हमने कुल तकरीबन 17-18 इस तरह के नाजायज़ ड्रग स्टोर तबाह कर दिए। हमें नंबरदार साहब ने कहा कि आप यूँ करें कि अभी अपना इलाका चेंज करें, आप किसी और इलाके में किसी और फैसिलिटी पे अपना एक्शन करें। हमें जो दूसरा हदफ था वो ऐसे लोग थे जो यूरिया और खाने वाले तेल से दूध बनाकर बेचते थे। ये ज़्यादातर एक ख़ास ज़िले में थे, लेकिन इसके अलावा भी इनके सेटअप दूसरे ज़िला में भी थे। लेकिन जिस ज़िले में इनका सेटअप ज़्यादा था, हमने पहले वहाँ टारगेट करने का मंसूबा बनाया। हमने वहाँ पे एक दूर दराज इलाके में एक मकान किराए पे लिया, फिर अपने प्रोसीजर के मुताबिक रेकी शुरू की और हमें ये जानकर बहुत हैरत हुई कि वो 1-2 नहीं, वहाँ पे कम से कम 5 या उससे ज़्यादा सेटअप सिर्फ एक शहर के अंदर है। फिर हमने एक दिन रेकी के लिए मुख्तस कर दिया। उसमें चौधरी सईद, मैं और 2 और हमारे लड़के साथ शामिल थे। हम ढूंढते ढूंढते उस सेटअप पे पहुंच गए। उसमें बैठ से शटर बंद थे, कुछ अंदाज़ा नहीं होता था कि अंदर क्या है। हमने वहाँ पे इर्द गिर्द के लोगों से पूछा कि यहाँ पे जो दूध बनाने की फैक्ट्री है वो कहाँ पे है। वो कहते हैं एक तो ये है, इसके अलावा दूसरी आगे है। एक नौजवान ने हमें बाकी फैक्ट्रियाँ दिखाने की पेशकश कर दी। हमने सोचा इस मौके से फ़ायदा उठाते हैं, पहले हम सारी फैक्ट्रियाँ देख लेते हैं, उसके बाद फिर बारी बारी जैसे भी होगा इन पे हम एक्शन करेंगे। हमने नौजवान की मोटरसाइकिल वहीं पे एक दुकानदार के हवाले की, उसे अपने साथ बिठाया। तकरीबन 3-4 घंटे लगे जिसमें हमने 500 के 500 सेटअप देख लिए। ये तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर के इलाके में फैले हुए थे।
हम वापस आए तो चौधरी शहीद ने एक 5,000 का नोट नौजवान को दे दिया। नौजवान पहले तो नहीं ले रहा था, लेकिन हमारे बेहद इसरार पे उसने ले लिया। हम वापस पहले वाले सड़क पे आ गए। जब हम पहुंचे तो एक टैंकर बाहर निकल रहा था। उस वक्त शटर ऊपर हुए। हमने मौका गनीमत जाना और अंदर दाखिल हो गए। टैंकर निकलने के बाद हमने देखा कि अंदर कुछ मशीनें लगी हुई और 3-4 अफराद वहाँ पे काम कर रहे हैं जिन्होंने अपने चरों में मास्क चढ़ाए हैं। उन्होंने हमें देख के हैरत का इजहार किया कि आप कौन लोग हैं और क्या चाहते हैं। हमने कहा जी हम भी दूध के सप्लायर हैं और हमें पता चला कि आप दूध बेचते हैं, तो हमें भी कुछ 20-30 हज़ार लीटर दूध डेली दरकार होता है, तो उस सिलसिले में आपसे बात करने हैं। वो कहते हैं चलें आप फिर मलिक साहब से बात करें। वो हमें एक कैबिन में ले गए। अंदर 2 अफराद कुछ फाइलों पर झुके हुए थे। लड़के ने कहा मलिक साहब ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। वो पहले तो हैरान हो गए कि हम अंदर कैसे है। जब हमने बताया तो उन्होंने कहा बैठे। हमने उनसे गपशप लगाई, उनसे पेमेंट का प्रोसीजर, बाकी चीज़ें। हमें फ़ायदा ये हुआ कि अंदर साहब ने मास्क पहने हुए थे, तो हमारे मास्क पे किसी ने एतराज़ नहीं किया कि जो हमने आते ही पहन लिए थे। हम उनसे कुछ बातचीत करके वापस रवाना हो गए। वापस अपने ठिकाने पर पहुंचकर हमने फैसला किया कि अब एक्शन में देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह हज़ारों बच्चों को इस तरह का जहरीला दूध सप्लाई किया जाता रहेगा। अगले दिन हमने सोचा कि हम इस पर नहीं बल्कि इससे अगला जो सेटअप है उस पे पहले एक्शन करते हैं। जिसकी वजह ये थी कि हम चाह रहे थे कि हम उनको अचानक जाकर पकड़ें। ये लोग शायद शक में भी पड़ गए हों। हम लोग वापस आए तो हमने प्लान किया कि इस तरह की जो सेटअप्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए मुकम्मल तौर पे जलाना ज़रूरी है। हम सब ने फिर एक दिन इस सोच पर विचार में गुजारा कि हम किस तरीके से मुकम्मल तौर पे इस सेटअप को ख़त्म करें। दूसरे दिन हमने तमाम चीज़ें जो भी रिक्वायरमेंट थी, आँखों पे मुंह पे बांधने के लिए कपड़े, हाथ बांधने के लिए रस्सियाँ, जलाने के लिए पेट्रोल, मट्टी का तेल, पेचकस, प्लास, हथौड़े, आरी, जो भी चीज़ हमारे जहन में आई कि वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वो हमने रख ली। एक चीज़ जो हमने डिसाइड की वो ये कि ये काम हमें अंधेरे में करना पड़ेगा, क्योंकि जिस इलाके में ये तमाम सेटअप्स हैं वो अच्छे भले बरौनक इलाके हैं, कोई ना कोई दुकानें या ढाबे करीब मौजूद हैं। तीसरे दिन हम अल्लाह का नाम लेकर चल पड़े। हम मगरिब के टाइम तक वहाँ पहुँचे। ये सेटअप भी उसी तरह था, एक बहुत बड़ा शटर और साथ एक दरवाज़ा। हमने दरवाज़ा नॉक किया तो अंदर से एक मुलाजिम बाहर आया। हम उसे धकेलते अंदर ले गए।
हमने अपने मुंह पे मास्क, हाथों पे ग्लव्स और हर तरह की एहतियाती तदबीर की हुई थी। हमने पूछा मालिक कहाँ है? कहने लगे मालिक तो नहीं है, मुंशी साहब हैं। फिर वो हमें एक कैबिन में ले गया जहाँ पे एक उधेड़ा हुआ शख्स फाइलों में कुछ लिखने में जरूर था। हम गए तो उसने हमें देखा, जी फरमाइए। हमने कहा हम कुछ दूध के सिलसिले में बात करना चाहते हैं। वो कहने लगा कि इस तरह की तमाम जो बातचीत है वो मालिक खुद करते हैं, मैं आपको सिर्फ मालूमात दे देता हूँ। हमने कहा चले आप मालूमात दे दें। उसने कहा कि अगर आपने दूध यहाँ से लेना है तो हम आपको 78 रुपये लीटर देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पॉइंट पर डिलीवरी करें तो हम उसके लिए फिर 90 रुपये लीटर चार्ज करेंगे। हमने कहा ठीक है, हम तकरीबन 10,000 लीटर हमारी डेली रिक्वायरमेंट है। मुंशी साहब ने कहा ठीक है, आप कल इसी टाइम तशरीफ ले आइएगा और मलिक साहब से बात कर लीजिएगा। हमने कहा मुंशी साहब अगर आपको नागवार ना गुजरे तो हमें थोड़ा सा अपने कारखाने का विज़िट करवा दें। हम चाहते हैं कि हमें भी मालूमात हों कि हम क्या क्या चीज़ अपने ग्राहकों को सप्लाई कर रहे हैं। मुंशी साहब ने एक लड़के को इशारा किया, वो हमें लेकर पिछले हिस्से में आ गया। शटर के बिल्कुल साथ ही एक टैंकर खड़ा था जिसके साथ कोई मशीन लगी हुई थी। टैंकर के अंदर एक लड़का बैठा हुआ उसको ऑपरेट कर रहा था। अंदर हमने देखा कि यूरिया के बैग एक ऐसे ब्रांड के कुकिंग ऑयल जो ज़्यादा मशहूर नहीं था, उसके अलावा हॉलैंड के बने हुए कुकिंग ऑयल, हॉलैंड के बने हुए मिल्क पैक के बहुत बड़े बड़े कागज़ के लिफाफे, कुछ बाल्टियाँ, कुछ केमिकल्स। एक तरफ एक ओपन टैंकी थी जिसमें पानी आ रहा था और पानी से भी लग रहा था कि कुछ इतना ज़्यादा साफ पानी नहीं है। हमने सारी चीज़ों का विजिट करने के बाद ज़हन में प्लान बना लिया कि हमने किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। हम वापस मुंशी साहब के पास आ गए। इस दौरान ही हमने अपने प्लान के मुताबिक सब बंदों को पिस्तौल की नोक पे मुंशी साहब के कमरे में इकट्ठा कर लिया। वहाँ पे हमने उनकी आंखों में पट्टी बांधी, मुंह पे, और उनके हाथ पीछे बांध दिए। हमने उन्हें कहा कि हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप आराम से बैठें, किसी किस्म की हरकत ना करें, तो हम आपको चंद मिनट बाद छोड़ देंगे। वो लड़के खामोशी से बैठ गए। हमने कहा कि हम महकमा सेहत की तरफ से आए हैं, हमें इतला मिली है कि यहाँ पे मुझे सेहत चीज़ें तैयार होती हैं। मुझे साहब बोले नहीं, महकमा सेहत के तो इंस्पेक्टर हुसैन साहब हर महीने बाकायदगी से हमसे 2 लाख रुपए लेके जाते हैं। अभी वो परसों ही हमसे अपना हिसाब वसूल करके गए हैं और ये सर्टिफिकेट आप देखिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं आपकी मोहम्मद हुसैन साहब से या मालिक साहब से बात करा देता हूँ। हमने कहा इसकी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से बैठिए। हमने मुंशी साहब के भी आंखों में पट्टी और हाथ पीछे बांध दिए। उसके बाद हम कारखाने के पिछले हिस्से में गए। चीज़ों के इस तरह ढेर बनाए कि कोई चीज़ भी जलने से बचे ना। ये सब करने के बाद हमने उन पे पेट्रोल और मिट्टी का तेल छिड़का। कुछ पेट्रोल और मिट्टी का तेल हमने टैंकर के आगे वाले हिस्से पे ड्राइविंग सीट और इंजन वाले एरिया में भी गिरा दिया। इसके बाद हमने मुंशी साहब के कमरे में जाके लड़कों को कहा कि हम एक एक करके आपको बाहर लेके जा रहे हैं, किसी किस्म की आवाज़ निकाली तो वो आपकी आखिरी आवाज़ होगी।
हमने उनसे पूछा कि कोई गाड़ी वगैरह जो आपको कारखाने लेके आती और जाती है। उन्होंने कहा जी हाँ, एक शाहजोर है जो बाहर खड़ी है। हमने एक एक करके उनको बाहर निकाला। बाहर मुकम्मल अंधेरा छा चुका था, इसलिए हमें काफ़ी इत्मीनान था कि हमारे देखे जाने का इम्कान बहुत कम है। हमने तमाम लोगों को बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद मैं और चौधरी सईद वापस आए। हमने अंदर इत्मीनान से सारी चीज़ें चेक की और उनको नजर आतिश किया। इसके बाद हम जल्दी से बाहर निकला क्योंकि आग पेट्रोल में बहुत तेज़ी से फैल रही थी। हम बाहर निकले और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। इसके बाद हम अपनी गाड़ी में बैठे और अपने ठिकाने की तरफ रवाना हो गए। हमें पता नहीं था कि हमारा मिशन किस हद तक कामयाब हुआ है। हम अपने ठिकाने पर पहुंचे। नहा धोकर फ्रेश हुए, खाना खाया और टीवी ऑन कर दिया। लेकिन टीवी पर इस तरह की कोई खबर नहीं थी। 9 बजे की खबरों में भी कुछ नहीं बताया गया। तो हमें लगा कि शायद हमारा मिशन कुछ खास कामयाब नहीं रहा। लेकिन 10 बजे की खबरों में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर बताया गया कि फलां इलाके में एक डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने वाले कारखाने को नामालूम अफराद ने आग लगा दी, जिससे कारखाना मुकम्मल तौर पे राख का ढेर बन गया। मालिक का इंटरव्यू दिखाएगा। मालिक ने कहा मेरी किसी कोई दुश्मनी नहीं है, यहाँ पे 7 मुख्तलिफ सेटअप्स हैं, लेकिन इस कदर डिमांड है हमारी प्रोडक्ट्स की कि हमें कतन कोई प्रोफेशनल रेवलरी का उनसे भी नहीं है। हम पहले मिशन के कामयाब होने पे बहुत खुश हुए, लेकिन हमने डिसाइड किया कि ये 7 के 7 कारखाने हमने जल्द से जल्द तबाह करने हैं, क्योंकि ये हमारे बच्चों, बूढ़ों और बच्चियों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। तकरीबन 1 महीने का टाइम लगा और हमने इनमें से 6 कारखाने तबाह कर दिए। अब 7वां कारखाना, जो कि निस्बतन छोटा था और एक रिहायशी इलाके में था, वो हमारा आखिरी टारगेट था। उसके बाद हमने कुछ दिनों के लिए वापस नंबरदार साहब के पास जाना था। असफ़ साबिक ये मिशन भी अच्छी तरीके से मुकम्मल हो गया। इस कारखाने से निकलकर तकरीबन 100 गज के बाद मेन रोड आती है। 100 गज तक ये तकरीबन रिहायशी इलाका है। हम अपनी गाड़ी में बैठे, दूसरी कवर वाली गाड़ी भी साथ चली। जैसे ही हम मेन रोड पे पहुंचे तो सामने पुलिस मोबाइल खड़ी है और उसमें से 1-2 अफराद बाहर निकल कर खड़े थे। उन्होंने हमें इशारा किया रुकने के लिए। चौधरी सईद ने कहा किसी किस्म की मज़ामत नहीं करनी, हमने कोशिश करनी है कि हम बिल्कुल आराम सुकून से इनसे नेगोशिएट कर लें। अगर पकड़े जाना लिखा है तो इसको मशीयत एज़ी समझेंगे, लेकिन हमने अभी तक ना कोई खून बहा है और ना बहाए। हमने कहा ठीक। हम पुलिस मोबाइल के पास रुके। उसने मैं बाहर आने का इशारा किया। ये इंस्पेक्टर रैंक के एक अफसर थे जिनके नेम प्लेट पे सरफराज लिखा हुआ। मैं और चौधरी सईद बाहर निकले। इंस्पेक्टर सरफराज ने बड़ा गर्म जोशी मुसाफा किया और कहने लगा कि जब से आपने ये काम शुरू किया है, मुझे इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मैं स्पेशल ब्रांच से हूँ
लेकिन आप इतना अच्छा काम कर रहे थे कि मैं आपकी कामयाबी की दुआ के अलावा कुछ नहीं कर सकता। मेरा एक नंबर आप रख लें, आइंदा भी आपको किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हुई तो आप हुक्म कीजिएगा। हम अल्लाह ताला की इस रहमत पे बेहद खुश हुए। थोड़ी देर बाद हम अपने ठिकाने पर पहुँचे, नहा धोकर फ्रेश हुए। आज के मिशन की तकमील और यूँ इंस्पेक्टर सरफराज का मिलना हमें यूँ लगा कि अल्लाह ताला हमारे इस काम में हमारी मदद करवा रहे हैं, उसमें कुछ शक भी नहीं है। 2-3 दिन बाद हम कुछ दिन रेस्ट के लिए नंबरदार साहब की हवेली चले गए। 1-2 हफ्ते हमने आराम किया, घूमे फिरे। उसके बाद प्लान किया गया कि अब नेक्स्ट क्या किया जाए। हमारी टीम में 2 लड़के पुलिस के रिटायर्ड भी थे जो बाद में चौधरी शहीद में शामिल कराए थे। उनमें से एक बोला कि एक और चीज़ जो है वो ये है कि बहुत सी हाउसिंग सोसाइटियाँ पानी के साफ नदी नालों को अपने सीवरेज के पानी से ख़राब कर रही हैं, जिससे बहुत सारी जगहों पे मछलियाँ और इस तरह की हयात मुतासर हो रही है। हमने उसे कहा कि खुलकर बताओ। उसने एक सोसाइटी का बताया। तो मुझे याद है कि ये तो वो सोसाइटी है जहाँ पे जिस इलाके में हम लोग बचपन में जाया करते थे। ये दारुल हुकूमत को पानी सप्लाई करने वाले एक डैम के स्पिल ओवर से ये नाला बनता था। और बचपन में जब हम अपने मोहल्ले के लड़कों के साथ जाते थे तो इसका पानी साफ शफाफ होता था। लोग यहाँ से मछलियाँ पकड़ते थे, हालांकि कई गलत तरीके से भी पकड़ते थे। कोई जहरीले दवाइयाँ फेंक कर, कोई बारूद से धमाका करके, कोई बिजली का करंट लगाकर, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे रौनक कायम रहती थी। इसके बाद हम लोग सोरंग हाउसिंग सोसाइटी, जिसने इस साफ पानी के नाले को सीवरेज में चेंज किया था, वहां जाकर देखना चाहते थे। हम लोग उस इलाके में पहुंचे। उस पे मामूल हमारे लोगों ने पहले ही वहाँ पे हमारे लिए रिहाइश का बंदोबस्त कर दिया था। दूसरे तीसरे दिन हम सोरंग टाउन की तरफ रवाना हुए। ये काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी, बड़ी जदीद इमारतें बनी हुई थी, कुछ प्लाट्स खाली थे। हम उसके दफ्तर में पहुंचे तो कोई क्लर्क टाइप आदमी बैठा हुआ था। हमने कहा जी आपके मालिक कहाँ पे हैं? कहने लगा मालिक नादर आज नहीं आए, आप हुक्म करें। हमने कहा हमने कोई 20-25 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी है। कहते हैं इसके लिए तो आपको कल तशरीफ लाना पड़ेगी या फिर आप उनके दफ्तर में चले जाएं, जो कि शहर के अंदर वाक़ है। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कल आ जाएंगे। फिर हमने उसे सोरंग नाले का पूछा। उसने एक लड़के को कहा कि इनको
इलाका दिखाया जाए। हम लोगों ने जाकर देखा, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई थी, अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी, लेकिन जब हम नाले के किनारे पहुंचे तो 100 गज दूर से शदीद बदबू आना शुरू हो गई। मैं अपनी बचपन की यादों के सारे उस नाले को देख रहा था कि किस तरह वहाँ पे साफ शफाफ पानी में मछलियाँ उछलती कूदती थी, लेकिन यहाँ पे सीवरेज का पानी, शदीद काले रंग और बदबू। हम वहाँ से वापस आ गए। चौधरी सईद और चौधरी विकास नेचर लविंग लोग थे। उनको जब मैंने ये कहानी सुनाई तो वो उदास हो गए। हम लोग दूसरे दिन दोबारा यहाँ पे आए। मलक नादर मौजूद थे। हमने उनसे इन्वेस्टमेंट की बातचीत की और फिर चौधरी सईद ने कहा कि हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मलक नादर बोला, जी फरमाइए। चौधरी सईद ने कहा कि अगर आप सोरंग नाला को आप पुरानी शक्ल में बहाल कर दें और अपना सीवरेज सिस्टम अलग बना लें तो हम आपके बहुत शुक्रगुजार होंगे। मलक नादर ने हैरत से हमारी तरफ देखा, कहने लगा, आप इन्वेस्टर हैं या मुझे बेवकूफ़ समझते हैं? हमने कहा, इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है। कहने लगा, पहले भी सिविल सोसाइटी, सोशल मीडिया सब ने बहुत जोर लगाया था, लेकिन अदालत ने हमारे हक में फैसला दिया। उन्होंने मुंशी को इशारा किया, उन्होंने कहा, इनको ज़रा अदालत का फैसला सुनाओ। मुंशी ने एक दराज से एक कागज़ निकाला, उस पर एक अदालत का फैसला लिखा हुआ था कि कॉलोनी के सीवरेज के लिए नेचुरल वाटर कोर्स सबसे बेहतर जगह है ताकि पानी अपने बहाव पे चला जाए। इसलिए सोरंग टाउन की इंतज़ामिया को इसकी इजाज़त है कि वो सोरंग नाला को अपने सीवरेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। चौधरी सईद को और हमें हैरत भी हुई। चौधरी सईद ने कहा, चलें आप यूँ करेंगे, कुछ पैसे मैं देता हूँ, कुछ आप मिलाएं और इसको नाले को हम दोबारा उसी शक्ल में बहाल कर देते हैं। मलक नादर को गुस्सा आ गया। उसने कहा, आप मज़ीद एक बात नहीं करेंगे? मुझे आपकी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। मेरी 70 अरब की इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस कॉलोनी में है, तो मैं 20-30 करोड़ को कुछ नहीं समझता। मैं आपसे मज़ीद कोई बात नहीं करूँगा, आप चले जाइए। हम लोग वहाँ से रवाना हो गए। लेकिन मुझे लगा कि चौधरी सईद बहुत उदास। फिर चलते चलते चौधरी सईद जैसे खुद से मुखातब थे, ही विल हैव टू डू इट। हम अपने ठिकाने पर आ गए। इस तरह के मुख्तलिफ और सोसाइटियों के विजिट वगैरह भी किए। फिर एक दिन टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आई कि मलक नादर का बेटा अगवा हो गया। जिस दिन हम सोसाइटी के दफ्तर गए थे, वहाँ भी ये बच्चा मौजूद था, जिसका ताल्लुक वो अपने मेहमानों से करवाते थे और बहुत खुश होते थे। मलक नादर के टीवी पर लंबे लंबे इंटरव्यू आए। उन्होंने बताया कि अगवा कुनंदगान खान ने हमसे कुछ पैसे नहीं मांगे। उन्होंने ये कहा है कि आप सोरंग नाला को पुरानी शक्ल में बहाल कर दें, लेकिन अदालत का फैसला हमारे हाथ में है, इसलिए हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे और अगवा कुनंदगान को कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे। तकरीबन 15 दिन गुजर गए। मलक नादर के बेटे का कुछ पता नहीं था। फिर मलक नादर एक दिन दोबारा टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि मैं सोरंग नाला को उसी शक्ल में बहाल करने को तैयार हूँ अगर अगवा कुनंदगान मेरे बेटे को रिहा कर दें। तकरीबन 1 महीने के बाद सोरंग नाला को उसकी असली शक्ल में बहाल कर दिया गया और एक दिन मलक नादर का बेटा उसके घर पहुँचे। मुझे यूँ लग रहा था कि इस सारी कार्रवाई में कहीं चौधरी सईद का हाथ है, लेकिन मैं इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहता। इसके बाद एक दिन हमें इंस्पेक्टर सरफराज का फ़ोन आया। उसने कहा कि मेरा बेटा 8वीं जमात में पढ़ता है। मैंने सरसरी बात की तो वो कहने लगा कि ये जो भी लोग हैं इनको चाहिए कि ये
टीवी पर आकर अपना मैसेज दें, क्योंकि ये 8-10 अफराद इतने बड़े मुल्क की हर जगह को ठीक नहीं कर सकते। हम इंस्पेक्टर सरफराज के बेटे की ज़हानत पे हैरान रह गए कि आजकल के बच्चे माशाल्लाह कैसा सोचते हैं। मलक सरफराज ने कहा कि मैंने एक टीवी चैनल पे आपका इंटरव्यू का बंदोबस्त किया है। ये एक नया चैनल है, गैर मरूफ सा, एक ऑलमोस्ट मजहबी शख्सियत का है। एक ऐसी शख्सियत का है जिनका ज़्यादा रुझान मजहबी है। फिर हम मलक सरफराज से मिले, एक तवील डिस्कशन हुई। हमने इसके लिए एक इलाका भी ऐसा मुंतखब किया जो शहर से थोड़ा सा बाहर एक दबा था, ताकि कोई इंस्पेक्टर सरफराज या उसको पहचान ले तो कहीं हमारा मिशन नाकाम ना हो जाए। मलक सरफराज ने कहा कि हम सबसे पहले ये करते हैं कि आप ग्रीन रंग के पैराशूट के कॉस्ट्यूम्स बनवाएं जिस पे टाइगर बना हो, ताकि जब आप इंटरव्यू दें तो किसी किस्म का मास्क चढ़ाने की जरूरत न पड़े। मलक सरफराज ने हमें एक टेलर का पता दिया जो कि बहुत ही कारीगर और ऊंचे दर्जे का टेलर था। हम उसके पास चले गए। अभी तक ग्रीन टाइगर का नाम हमने अपने तक ही रखा हुआ था, इसलिए कुछ ऐसा मसला नहीं था कि किसी को शक पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद भी हमने एक कहानी बनाई। हमने टेलरिंग की उस दुकान पे जाके उनको कहा कि हमें मुख्तलिफ साइज़ के 60 कॉस्ट्यूम चाहिए ग्रीन कलर के जिन पे टाइगर बना। उसने हमें एस्टिमेट वगैरह लगाया और साथ पूछा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। हमने कहा हम एक फिजिकल ट्रेनिंग की एकेडमी बनाना चाह रहे हैं, उसमें हम पढ़ाई भी कराएंगे और बच्चों को मुख्तलिफ फिजिकल ट्रेनिंग भी कराएंगे। इसके बाद मज़ीद हमारी कोई बातचीत नहीं आई। एक हफ्ते में हमें तमाम कॉस्ट्यूम डिलीवर हो गए। हमने ये बात इंस्पेक्टर सरफराज को बताई। उन्होंने कहा ठीक है, मैं इंतज़ाम करता हूँ। इंटरव्यू हमारे ही ठिकाने पर रिकॉर्ड होना था। टीवी के चंद अफराद जिनमें इंटरव्यू लेने वाले कैमरामैन, मेकअप मैन या जो भी उनकी टेक्निकल टीम होगी वो आएगी और यहीं पे तकरीबन 1 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया जाएगा। मुकर्रर दिन पर इंस्पेक्टर सरफराज ने टीवी की टीम को बहिफाजत हमारे घर पहुंचा दिया। हमने एक बड़ा कमरा इसके लिए मुख्तस किया हुआ था। इंटरव्यू के डायरेक्टर साहब ने कुछ थोड़ी बहुत हदायत दी। हमें से कोई भी उनके सामने नहीं आया